My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about force and laws of motion. कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को हिंदी में भी समझा दीजिए, ठीक है। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स क्या है? पुश और पुल। फोर्स क्या है? पुश और पुल, जो कि किसी ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज कर दे। तो इस प्रकार से ये जो है इसके एक इफेक्ट्स ऑफ फोर्स जानते हैं। किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने पर उसके शेप में चेंज हो जाता है या वॉल्यूम में चेंज किया जा सकता है। जैसे कि कोई मेटल है, उसकी शीट को मोड़ करके उसकी आकार शेप बदला जा सकता है। या कोई मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, वो रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो उस पर फोर्स लगा करके उसको मोशन में किया जा सकता है। उसको पुश करके उसको गतिशील किया जा सकता है। इस प्रकार से फोर्स जो है ये चेंज कर सकता है। और उसके डायरेक्शन को भी, कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसके डायरेक्शन को भी हम जो है फोर्स लगा करके चेंज कर सकते हैं। तो फोर्स लगा करके हम जो है किसी वेलोसिटी में भी चेंज किया जा सकता है। फोर्स लगा करके वेलोसिटी में भी चेंज किया जा सकता है। तो इस प्रकार से फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है उसको भी चेंज कर सकता है। जैसे फुटबॉल आ रही है, उसमें ठोकर लगा करके उसकी डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये फोर्स इफेक्ट ऑफ इसके समझ लिए तुमने। इसी प्रकार से टाइप्स ऑफ फोर्स इसमें बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब देखिए बैलेंस्ड फोर्स क्या है? बैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी द वेक्टर सम ऑफ विच इज जीरो। बैलेंस फोर्स को यदि नेटवर्क उसका नेट देखा जाए, सम किया जाए, तो वो जीरो रहेगा। डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी। तो बैलेंस फोर्स जो है वो कोई भी चेंज नहीं कर सकता, न तो रेस्ट में है तो चेंज करे, या मोशन में कोई है तो भी उसको जो बैलेंस फोर्स जो है वो चेंज नहीं कर सकता। संतुलित बल कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? संतुलित बल। इसका जो टोटल होता है परिणामी बलों का, जो परिणामी प्रभाव होता है वो शून्य रहेगा। मतलब वेक्टर सम ऑफ विच इज जीरो। पूछा जा सकता है कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी द वेक्टर सम ऑफ विच कैसा होगा? उसका जीरो होगा, बैलेंस फोर्स होगा। इसी प्रकार से अनबैलेंस्ड फोर्स जो है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी दैट वेक्टर सम ऑफ विच इज नॉट जीरो, चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी आइदर स्पीड और डायरेक्शन। तो ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स हैं ये जो है चेंज कर सकते हैं। ये जो है अनबैलेंस्ड फोर्स है, असंतुलित बल है। जैसे तुम देखा होगा रस्साकशी में एक टीम दूसरी टीम से अधिक शक्तिशाली होती है तो वह रस्सी तथा कमजोर टीम दोनों को अपनी ओर खींच लेती है। तो इसे दशा में रस्सी पर लगने वाला बल असंतुलित बल होता है। रस्सी पर लगने वाला बल कैसा होता है? असंतुलित बल होता है। तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स समझ में आ गया। अनबैलेंस्ड फोर्स, देखिए एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो, उन्होंने एक रूल दिया जिसे कि रूल ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। रूल ऑफ इनर्शिया। तो ये बताया कि कोई वस्तु है, उसका एक टेंडेंसी होती है, गुण होता है कि उसकी विराम अथवा गति की अवस्था में वो परिवर्तन का विरोध करता है। प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट और रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये जो है एक गैलीलियो ने दिया, इस रूल दिया, इसको रूल ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। रूल ऑफ इनर्शिया मतलब कोई वस्तु किसी भी मतलब जो रुकी हुई अवस्था में तो भी हमेशा रुकी रहेगी, जिसे विराम अवस्था कहते हैं। और वो वेलोसिटी मतलब वो गतिशील है
तो उसी दशा में, उसी दिशा में, डायरेक्शन में वो समान वेग से, यूनिफॉर्म मोशन से गति करती रहेगी। किसी वस्तु के इसी गुण को, एक नेचुरल प्रॉपर्टी है उसकी, इसी टेंडेंसी को इनर्शिया कहा जाता है। अच्छा, ये इनर्शिया जो है किसी वस्तु के मास के प्रोपोर्शनल होता है। मास अधिक होगा, इनर्शिया अधिक होगा, मास कम होगा, इनर्शिया कम होगा। है, जिस वस्तु में मास अधिक होगा, मास में द्रव्यमान अधिक होगा, उसका इनर्शिया भी अधिक होगा। इनर्शिया को जड़त्व को कहते हैं, इनर्शिया भी जड़त्व। जैसे मान 10 रुपए का सिक्का है और एक 5 रुपए का सिक्का है, तो उसमें 5 रुपए का सिक्का, इसमें जो है अधिक वेट है, अधिक मास है उसमें, इसलिए उसका इनर्शिया भी अधिक है। तो इनर्शिया ये समझे। तो इनर्शिया देखिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब देखिए कि जैसे कि इनर्शिया ऑफ, आप डेली लाइफ में बहुत से हम ऐसे प्रैक्टिकल देखते हैं, फीलिंग करते हैं, जैसे बस अथवा कार की विरामावस्था से गति, बस में बैठे हुए हैं, किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो जैसे ही गाड़ी रेस्ट में है और वो तेज़ी से गति करती है, तेज़ी से मोशन करती है, तो उसमें जो भी पैसेंजर बैठे हुए हैं वो किधर गिरेंगे बताइए। अचानक गाड़ी चल देती है तो बैठे हुए पैसेंजर किधर गिरेंगे? पीछे की तरफ। यात्रीगण जो है पीछे की तरफ गतिमान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पैसेंजर हैं उनके नीचे वाला भाग जो है बस के संपर्क में है और आगे की ओर गतिमान हो जाता है, और जबकि ऊपर वाला भाग जो उस इनर्शिया के कारण पीछे की ओर विस्थापित हो जाता है। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। क्या है, समझ में आया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऐसे ही बस अथवा कार का है जो भी व्हीकल है वो अचानक रुक जाता है, चलता है तो अचानक रुक जाता है, तो बताइए किधर गिरेंगे? तेजी से कोई व्हीकल चल रहा है और अचानक रुकता है, ब्रेक लगती है उसमें, तो पैसेंजर किधर गिरेंगे बताइए? हाँ सही है, पैसेंजर जो आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो नीचे वाला हिस्सा है वो बस के साथ स्थिर हो जाता है, रुक जाता है, और ऊपर वाला भाग जो है वो गतिशील बना रहता है। अतः जो पैसेंजर हैं वो आगे की ओर झुक जाते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। तो इस प्रकार से इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। समझे? मोशन में तो ये ऊपर का हिस्सा उसी मोशन में रहना चाहता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। अच्छा ये बताइए, जैसे पेड़ कंबल है, ब्लैंकेट है, और ब्लैंकेट को तेजी से झाड़ते हैं तो धूल के कण अलग हो जाते हैं, धूल के कण अलग हो जाते हैं। ये एग्जाम्पल भी हैं, समझे? इनर्शिया के डेली लाइफ में एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। तो धूल के कण जो है वो अपने स्थान पर रहते हैं और वो कंबल को हिलाते हैं तो अलग हो जाते हैं धूल के कण। पेड़ की शाखा से, ब्रांच से जोर को हिलाया जाए उसको तो फल और पत्तियां झड़ जाती हैं। क्यों झड़ जाती हैं बताओ? किस कारण से झड़ जाती हैं? देखिए, जो ब्रांच है उसको जोर से हिलाया जाता है तो इनर्शिया के कारण फल और पत्तियां तो अपने स्थान पर रहना चाहते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। किसके कारण? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और फिर जो उससे अलग हो जाते हैं नीचे गिर जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ऐसे ही कांच की खिड़की पर बंदूक से दागी गोली छोटा सा छिद्र बन जाता है। कैसे बन जाता है बताओ? क्योंकि तीव्र, काफ़ी फास्ट वेलोसिटी से कांच से जब गोली टकराती है तो कांच तो उसमें जो है छिद्र हो जाता है, छिद्र करती हुई बाहर निकल जाती है। और जो कांच, पास का कांच है वो इनर्शिया के कारण स्थिर रहता है और गोली अपने आकार के अनुसार छोटा छिद्र बना देती है। जब कहते कांच पर कोई पत्थर फेंका जाए तो उस पर मतलब जो है संपूर्ण कांच खिड़की चटक जाती है, क्योंकि उस पर उतना नहीं लग पाता है वो। तो इस प्रकार से ये जो है दैनिक जीवन में मतलब जड़त्व के उदाहरण है। लंबी कूद कूदते हैं खिलाड़ी तो पहले तेज दौड़ते हैं, फास्ट। देखा तुमने? खिलाड़ी कूदने से पहले तेज दौड़कर अपने शरीर को गतिशील कर लेता है और गतिशील अवस्था में वह जब कूदता है तो लंबी दूरी तय करता है। गतिशील अवस्था में कूदता है तो लंबी दूरी तय करता है। तो ये इस प्रकार से ये दैनिक जीवन में कुछ इनर्शिया के एग्जाम्पल हैं।
इनर्शिया के एग्जाम्पल है। ऐसी मान ली बोतल या गिलास पर जो गत्ता रखा होता है, अचानक और उसके ऊपर 5 रुपए का सिक्का रख दिया जाए और अचानक उस गत्ते को हटाया जाए तेजी से, तो सिक्का जो है वो गिलास में गिर जाता है। तो ये जो है इनर्शिया है उससे। तो इस प्रकार से देखा तुमने ये इनर्शिया के बारे में। नेक्स्ट है ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये न्यूटन साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है लॉज दिए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है। ये क्या है, ये एस्टैब्लिश्ड बाय द सर आइजैक न्यूटन इन 1686 में। उन्होंने रिलेशनशिप बताई किसमें, फोर्स अप्लाइड एंड स्टेट ऑफ मोशन एकॉर्ड बाई इट। फोर्स और अप्लाइड, जो फोर्स अप्लाइड किया जाता है और मोशन स्टेट में क्या मतलब जो है, तो इसमें रिलेशन बताया। इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है ये, ए बॉडी कंटिन्यूअस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। जब तक एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए, जब तक एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ है तो रुका रहेगा, और गतिशील है मोशन में है तो मोशन में रहेगा। समझे, यदि कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में बना रहना चाहता है कोई ऑब्जेक्ट, जब तक कि उस पर बाहर से कोई बल न लगाया जाए। यह नियम जड़त्व का नियम है, इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। पूछा जा सकता है न्यूटन की गति का जो फर्स्ट लॉ है वो उसको और क्या कहते हैं, तो इसको जड़त्व का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है लॉ ऑफ इनर्शिया है। अब इसमें लॉ ऑफ इनर्शिया, इसमें फर्स्ट कुछ एग्जाम्पल भी बता सकते हो, सोच सकते हो। जैसे मेज पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई मान ली बुक रखी हुई है, तो उसी अवस्था में रहेगी जब तक उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए उस पर कोई फोर्स न लगाया जाए। रखी है तो वो रखी रहेगी जब तक उस पर जो है फोर्स न लगाया जाए। समझ में आ गया। ये तो अचानक हम मान लीजिए कोई मेज पर कपड़ा रखा हुआ है, उसके ऊपर बर्तन रखे हैं और हम अचानक कपड़े को खींच देते हैं तो बर्तन मेज पर ही रह जाते हैं, कपड़ा मेज से अलग हो जाता है। क्यों, कपड़े पर रखे बर्तन इनर्शिया के कारण विराम में बने रहते हैं और अचानक खींचने पर गिरते नहीं। ये तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है यही इनर्शिया का लॉ है। यही जो है इनर्शिया का नियम। तो इनर्शिया के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इनर्शिया जो एक प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा के वो कोई चेंज ऑफ स्टेट में वो अपना विरोध करती है, रेजिस्ट करती है। इनर्शिया मास पर डिपेंड होती है। इनर्शिया जो है मेजरमेंट है उसका मास है। लार्जर द मास और ग्रेटर द इनर्शिया। मास अधिक है, इनर्शिया अधिक है। मास कम है, इनर्शिया कम है। और ये समझ गए इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ मोशन और इसके एग्जांपल्स। इस प्रकार से ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इसमें देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझ में आया। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। समझिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी is directly proportional to force applied and change in momentum is along the direction of applied force. Direction of applied force समझ में आएगी कि इसमें जो है कोई भी वस्तु जो है उसमें मोमेंटम चेंज जो है उस पर लगने वाले जो भी अनबैलेंस फोर्स है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ये जो जिधर फोर्स लगता है उधर ही उसका जो है चेंज होता है। तो इसको F = ma, फोर्स जो है वो मास इंटू एसिलेशन, मास इंटू एसिलेशन। इसका फार्मूला ये
पूछा जा सकता है, मास इनटू एसिलेरेशन। और ये जो भी एसिलेरेशन उत्पन्न होगा उसका, तो वह वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है, F इक्वल टू ma। किसी वस्तु पर लगाया गया बल, जो फोर्स लगाया जाता है, तो ऑब्जेक्ट में उत्पन्न एसिलेरेशन तथा ऑब्जेक्ट के मास के गुणनफल के बराबर होता है, F इक्वल टू ma। F इक्वल टू ma। और फोर्स है ये, और फोर्स का जो मेजरमेंट करते हैं, ऐसा यूनिट है वो क्या है, न्यूटन। ऐसा यूनिट इसका न्यूटन है। एक न्यूटन क्या है, एक न्यूटन जो है वो का बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में, मान ली 1 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें 1 मीटर पर सेकंड का ऑब्जेक्ट का जो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एसिलेशन उत्पन्न करता है। 1 न्यूटन बल, 1 न्यूटन मतलब 1 न्यूटन कहने का मतलब है कि एक मतलब 1 मास कितना, किलोग्राम, 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एसिलेरेशन उत्पन्न करता है। ये जो है न्यूटन है, वही न्यूटन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए मोमेंटम क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या है, मास एंड वेलोसिटी प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई किया, पी इक्वल टू, पी को रो बोलते हैं, वो इक्वल टू एम बी, मास इंटू वेलोसिटी। और मोमेंट, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये इसकी ऐसा यूनिट है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है, इसमें F इक्वल टू ma। कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी नियत मास के द्रव्यमान में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, समझिए। तो ये जो है एसिलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स लगेगा, जितना फोर्स लगेगा उतना ही उसमें जो एसिलेरेशन उत्पन्न होगा, समझिए। अधिक फोर्स होगा अधिक एसिलेरेशन होगा, समझिए। कम फोर्स होगा कम एसिलेरेशन होगा। तो इस प्रकार से ये जो है सेकंड, ये यदि मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स को लगाया जाता है, तो ऑब्जेक्ट में उत्पन्न जो एसिलेरेशन है द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एसिलेरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/मास, ठीक। तो इस प्रकार से न्यूटन के जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, सम कॉमन फिनोमेना बेस्ड ऑन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मान लीजिए एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, न्यूटन गति की दूसरी सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, उसके कुछ एग्जाम्पल बताइए, समझिए। तुम देखा होगा क्रिकेट के खेल में, जब जो है प्लेयर गेंद को कैच करता है, प्लेयर गेंद को कैच करता है, उस समय जो है वो अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। बताइए क्यों? ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर डिपेंड है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर डिपेंड है कि कैच करते समय प्लेयर जो है हाथ को पीछे की ओर खींचता है, हाथ को पीछे की ओर खींचता है। क्यों बताइए? देखिए, जब हाथों पर जो है बल लगता है उस पर, तो उसका जो मोमेंटम वो जीरो हो जाता है, तो इसलिए अंगुलियों के बीच में गेंद आते ही हुए हाथ को पीछे को हटाता है, तो ये एक जो मोमेंटम चेंज होता है, उसका समयांतराल जो है वो बढ़ जाता है। अतः संवेग परिवर्तन जो होता है, मोमेंटम चेंज होता है, उसकी जो रेट है, रेट ऑफ मोमेंट चेंज ऑफ मोमेंटम, इस कारण हाथ पर बल जो है कम लगता है, जिससे वो आसानी से सहन कर लेता है। तो ये तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर डिपेंड है। इसी प्रकार से जब ऊंची कूद हाई जंप के खिलाड़ी पर स्पंज के गद्दे पर हाई जंप होती है, तो स्पंज का गद्दा डाल दिया जाता है, जिससे कि उस पर खिलाड़ी कूदता है तो उसको जो है चोट नहीं लगती है, उसमें संवेग परिवर्तन जो है वो कम हो जाती है, जिससे उसको चोट नहीं लगती है। ऐसे कराटे के खेल में खिलाड़ी द्वारा टायरों के समूह को एक ही बार में तोड़ देना, गाड़ियों में स्प्रिंग का उपयोग करते हैं, गाड़ियों में जो है क्या है, स्प्रिंग लगी होती है,
जिससे इसमें कारण जो है समय अंतराल में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। देखिए समय अंतराल बढ़ जाता है तो संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। ध्यान दीजिए, जितना टाइम बढ़ जाएगा उतना ही मतलब जो है चेंज ऑफ मोमेंटम का रेट जो है वो कम हो जाएगा और लगने वाले धक्कों का जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बहुत से पॉइंट हैं। अब देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन है, जैसे जो ट्री को हम हिलाते हैं, ब्रांचेस को हिलाते हैं तो उससे कुछ पत्तियाँ और फ्रूट्स टूट के गिर जाते हैं। ये न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? जो मोशन का न्यूटन से लॉ ऑफ मोशन है, किस लॉज पर आधारित है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या संवेग एक सदिश राशि है, मतलब मोमेंटम एक स्केलर है या वेक्टर है? ये मतलब इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत से पूछे जाएंगे। तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर बहुत से एग्जांपल्स हैं। A cricket player lowers his hands while catching the ball. A person falling on a cemented floor gets injured, but a person falling on a heap of sand is not injured. इसी प्रकार huge damage to the moving train takes place when it suddenly collides with a stationary train. इसी प्रकार से the vehicle are fitted with shockers, मतलब व्हीकल्स में स्प्रिंग लगा दी जाती है। ये सब जो है ये मूवमेंट पर डिपेंड करता है। अवर हैंड्स हर्ट्स मोर व्हेन वी हिट द बॉल, जब बॉल में हम हाथ, जब मतलब किसी दीवार में हाथ मारते हैं, पत्थर में हाथ मारते हैं तो जो है अधिक चोट लगती है। यदि हाथ जो है किसी स्पंज पर सीट पर मारे तो चोट नहीं लगती है, कम चोट लगती है। ये सब जो है ए कराटे प्लेयर ब्रेक्स द पाइल ऑफ टाइल्स और ब्रेक्स with a single blow. A boxer moves his head backward when his opponent blows a punch. तो ये सभी एग्जाम्पल जो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर डिपेंड है। नेक्स्ट थर्ड लॉ ऑफ मोशन, समझिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस are equal in magnitude but opposite in direction, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है ये टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है ये, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये एक्शन रिएक्शन का देखिए, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। एक्शन रिएक्शन जो होता है टू डिफरेंट बॉडीज पर वर्क करता है। पूछा जा सकता है कितनी बॉडी पर, तो टू डिफरेंट बॉडीज पर ये वर्क करता है। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। कुछ एग्जाम्पल, ए बॉल रिबाउंड्स आफ्टर स्ट्राइकिंग अगेंस्ट ए फ्लोर। जब जमीन पर हम किसी बॉल को मारते हैं तो वो बॉल जो है रिबाउंड्स वापस हो जाती है। जब बॉल को हम मारते हैं तो इट एग्जर्ट इट एग्जर्ट ए फोर्स ऑन द फ्लोर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। The floor exerts an equal and opposite force known as reaction on the wall. Due to this reaction, the ball rebounds, तो रिबाउंस हो जाती है। इसी प्रकार से हम जब टहलते हैं, चलते हैं, ये भी एक्शन रिएक्शन का है। चलते हैं तो ये भी एक्शन रिएक्शन है, क्योंकि हम जो है फर्श को पैरों से दबाते हैं और फर्श भी हमको जो है उसी फोर्स से दबाता है, चल सकते हैं। इसी प्रकार स्विमिंग, जब स्विम करते हैं, तैरते हैं, ये भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर डिपेंड है। पूछा जा सकता है स्विमिंग किस लॉज पर डिपेंड है? तो ये भी एक्शन एंड रिएक्शन पर डिपेंड है। इसी प्रकार से जब हम मान लीजिए किसी नदी किनारे हैं, किसी बोट पर हैं और हम जंप लगाएंगे तो बोट जो है वो
पीछे की तरफ चला जाएगा, बोर्ड जो है पीछे की तरफ जाएगा। ये एक्शन है, रिएक्शन। इसी प्रकार से जब हम किसी गन जब चलती है तो वाई गन रिकॉइल्स, व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, द गन रिकॉइल्स, इट मूव्स बैकवर्ड, ये जो है बैकवर्ड की ओर चली जाती है। इसी प्रकार से मोशन ऑफ रॉकेट्स एंड जेट एरोप्लेन, मोशन ऑफ रॉकेट्स जेट एरोप्लेन, ये भी एक्शन एंड रिएक्शन पर डिपेंड है। वाई ए फायरमैन स्ट्रगल टू होल्ड ए हॉस पाइप, हॉस पाइप को जिसमें के पानी निकलता है, तो फायरमैन उसको जो पकड़ता है तो उसको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता, फोर्स लगाना पड़ता है। इस तुमने देखा होगा पाइप को जब छोड़ दिया जाता है और समर को चला दिया जाता है तो प्लास्टिक का पाइप जो है वो मोशन करने लगता है इधर उधर। क्यों करता है? ये भी एक्शन रिएक्शन, उसमें जितनी तेज़ी से पानी निकलेगा उतनी तेज़ी से वो जो है मोशन करेगा। जिस प्रकार से ये जो है कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर डिपेंड है। इसी प्रकार से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, ये मोमेंटम और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसके एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं इस प्रकार से। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, according to the law of conservation of momentum, the total momentum of a system remain constant if no net external unbalanced force acts on the system। तो ये जो है मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, मोमेंटम जो है किसी सिस्टम का कांस्टेंट रहता है। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ में आ गया? ये है कि यदि ऑब्जेक्ट कोई निकाय है जो या तीन उसमें है बल आरोपित होता है और कोई बाह्य बल आरोपित न हो तो संयुक्त निकाय का कुल संवेग सदैव संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है। ये जो है कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो टक्कर से पहले का कुल मोमेंटम और टक्कर के बाद का कुल मोमेंटम बराबर रहता है। टक्कर के पहले का कुल मोमेंटम, ये टक्कर के पहले का कुल मोमेंटम है। दो ऑब्जेक्ट हैं M1 U1, इनकी मतलब जो है वेलोसिटी है ये, और दूसरी पिंड की M2 U2 वेलोसिटी है। तो कंजर्व ये जो है ये टक्कर से पहले का मोमेंटम है। कोई दो ऑब्जेक्ट उनमें टक्कर है हुई है तो टक्कर से पहले का मोमेंटम, और इसी प्रकार से ये M1 B1 वेलोसिटी फाइनल है ये, और M2 B2 ये मतलब जो है कंजर्वेशन जो है ये मतलब टक्कर के बाद का मोमेंटम है। टक्कर के बाद का, तो टक्कर से पहले का मोमेंटम और टक्कर के बाद का मोमेंटम इक्वल रहता है, बराबर रहता है। इसी को जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहा जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इस पर मोमेंटम पर डिपेंड कुछ कैलकुलेशंस भी, उनको मोमेंटम का जो कैलकुलेशन उसके आधार पर कैलकुलेशन करेंगे। अब कुछ एग्जांपल जैसे कि नाव के किनारे पर कूदना, नाव पर हम खड़े हुए हैं और किनारे पर कूदेंगे तो क्या होगा? जब हम नाव से नदी के किनारे कूदते हैं तो नाव को अपने पैरों से पीछे की ओर दबाते हैं, इससे नाव झटके से पीछे की ओर हट जाती है तथा उसकी प्रतिक्रिया हमें आगे की ओर फेंक देती है। ये एक्शन रिएक्शन है, एक्शन है रिएक्शन। तो इसमें जो है मोमेंटम कंजर्व रहता है, उस नाव पीछे की ओर हट जाएगी और उससे हम जो आगे की ओर बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार रॉकेट का प्रक्षेपण, समझिए जब रॉकेट जो है चलता है तो रॉकेट जो इसको प्रोजेक्शन करते हैं ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर डिपेंड है। रॉकेट में एक बर्निंग चैम्बर होता है, क्या होता है? बर्निंग चैम्बर। इस नली के द्वारा एक दूसरी कोष से संबंधित होता है जिससे ईंधन भरा रहता है, और इसी ईंधन ठोस अथवा द्रव किसी प्रकार का हो सकता है। जब दहन कक्ष में ईंधन तथा किसी आक्सीकारक पदार्थ मिलाकर विस्फोट कराया जाता है तो उससे उत्पन्न ऊष्मा के कारण बर्निंग चैम्बर में एक प्रेशर काफ़ी हाई हो जाता है तथा चैम्बर में गर्म गैसें जेट के रूप में बहुत तेज़ी से बाहर निकलती हैं, जेट के रूप में
बहुत जेट से बहुत तेजी से बाहर निकलती हैं। ये गैसें जो गैस निकलती हैं रॉकेट पर एक एक्शन फोर्स मतलब रिएक्शन फोर्स करती हैं, प्रतिक्रिया बल आरोपित करती हैं, और रॉकेट जो है एसिलेट होकर के आगे की ओर बढ़ता है बहुत तेजी से। जेट हवाई जहाज के इंजन में भी संवेग संरक्षण सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये बहुत से क्वेश्चन इस पर बनते हैं, उनको अच्छी प्रकार से समझ के करेंगे